वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की 86 में। और 12 मार्च का करंट अफेयर लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आज की सुबह में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ से जितने भी प्रश्न हो रहे हैं वो सभी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी योजनाओं के लिए मंजूरी दी जा रही है पैसे की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, उन सब से जुड़ी हुई प्रश्न लेकर आते हैं। इनफैक्ट बैंकिंग एसएससी में जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और अंत तक इसका आंसर करना भी मत भूलिएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहिएगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स से याद आया कि आपको पीडीएफ भी मिलता है यहाँ पे। तो पीडीएफ जो है यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन की 86 का। जी हाँ, टेलीग्राम आपको एप्लीकेशन है, वो आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन की को यहां से सर्च कीजिएगा और वहां ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का पीडीएफ जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं वो आपको मिल सके। ठीक है, पीडीएफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं हर वीडियो में कहता हूं आप सभी को, क्योंकि अगर आपने वीडियोस देखते हुए आंसर कर दिए सारे क्वेश्चंस को तो वो क्वेश्चन आपको एटलीस्ट एग्जाम तक तो याद रहेगा ही रहेगा या फिर हमेशा के लिए याद रह सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं आज ये 12 मार्च का करंट अफेयर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। नहीं भी जाता है अगर नोटिफिकेशन आप लोगों को तो टेलीग्राम में इंस्टेंट नोटिफिकेशन जाता है, इसलिए टेलीग्राम को हमेशा ओपन करके जरूर देखें हमारे चैनल को क्या क्या यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता हम लोग वहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं ताकि आप सभी किसी भी न्यूज या फिर नॉलेज से अवेयर हो सके। चलिए हम लेकर चलते हैं अब उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज के इस सिनेरियो में पूछे गए हैं। आज का पहला सवाल कहता है कि महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए 44 महिलाओं और संस्थानों की नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है। तो किन्होंने किया है? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, रामनाथ कोविंद या नरेंद्र मोदी। तो महिला सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान के लिए 44 महिलाओं और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से नवाजा है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए 44 महिलाओं और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया है हमारे राष्ट्रपति ने। तो कहाँ किया है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये किया है दोस्तों राष्ट्रपति भवन में, दिल्ली। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछ सकता है दोस्तों कि देखिए रामनाथ कोविंद जो हैं ये बता दें आपको कि कौन से हमारे प्रधान राष्ट्रपति हैं। तो ये हमारे 14वें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और ये 25 जुलाई 2017 को यहाँ पे ऑफिस ज्वाइन किए हैं राष्ट्रपति के रूप में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, राज्यसभा के यहाँ पे ये सदस्य भी रह चुके हैं। तो दोस्तों ये तो इनके बारे में हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो हमारे तीनों सेना हैं, जल सेना, वायु सेना और स्थल सेना, ठीक है, तो ये तीनों सेना में जो प्रमुख होते हैं वो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो कि जीके का है कि जो देश का पहला नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है हमारे भारत देश का। ठीक है, ये हमारे पहले नागरिक हैं। ठीक है, जो भी हमारे राष्ट्रपति होते हैं तो अभी हमारे जो पहले नागरिक है देश के तो ये है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना काफी है यहाँ से क्वेश्चन बनने के लिए, इंपॉर्टेंट है तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न, अराता इजोकी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस प्रित्जर अवार्ड 2011 आर दे जापानीज आर्किटेक्ट हु विन द अवार्ड। ये 2011 नहीं है दोस्तों, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 2019 है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे देखिए हिंदी में दिया गया है कि पुरस्कार 2019 प्रित्जर पुरस्कार जो है ये एशिया के लिए दिया जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है इस अवार्ड के बारे में। ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया है अराता इसुजुकी को और ये कितनी बार इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ये आर्किटेक्ट है जापान के और इनको नवाजा गया है 8वीं बार। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहुत ही बड़ी बात है। किसी भी जो एक कॉन्टिनेंट में उनको 8वीं बार इसका अवार्ड मिला है। ठीक है, तो उनको आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अराता जोइकी जापानीज आर्किटेक्ट फ्रॉम ओइता
जो कि ओइता एक शहर है जापान का, ही वॉज अवॉर्डेड द रीबा गोल्ड मेडल इन 1986 एंड द प्रिज्गर आर्किटेक्ट अवार्ड इन 2019। और ये 8वीं बार नवाजे गए हैं। इनके बारे में ये बताया गया कि 86 से इनको ये पुरस्कार लेने की लगभग आदत सी भी हो गई है। ठीक है, इनके ऊपर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जापानीज इन आर्किटेक्चर और कृतसुरा विला स्पेस एंड फ्रॉम। ठीक है, तो ये 2 उनकी पुस्तकें हैं जो कि इन्होंने लिखी भी हैं, बहुत फेमस हैं। इसको जरूर आप लोग कभी समय मिले तो पढ़िएगा। अवार्ड से नवाजे गए हैं रॉयल गोल्ड मेडल और प्रिज्गर आर्किटेक्ट अवार्ड, जो कि अभी 2019 में इनको मिला है। तो सबसे जो बड़ा अवार्ड है प्रिज्गर अवार्ड है, जो कि एशिया के लिए दिया जाता है, एशिया में कुछ बेस्ट के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये है जापान से। ओके, अब जापान से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कल भी बताए थे आपको। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो, याद रखिएगा। और वहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? तो येन है। ठीक है, जापानीज येन। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जापान की कितने वर्षीय महिला को दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है। ये जो महिला है, ये महिला आपके सामने ये है और ये 116 साल, आंसर यहाँ पे डी है, 116 साल की ये महिला है जिनको जापान की सरकार ने, जी हाँ, जापान की सरकार ने इनको सम्मानित किया है जीवित व्यक्ति बुजुर्ग के रूप में, यानी ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन के रूप में। 116 वर्ष तक जीवित रहे, तो ये अपने आप में एक अजूबा ही है दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें कि जापान की ये जो महिला है 116 वर्षीय हैं और इनका नाम है केन तनाका, को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनके द्वारा दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो जीवित हैं में सम्मानित भी किया गया है। और ये बोर्ड गेम ओथेलो खेलने की शौकीन है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा गेम खेलती हैं, तो नोट कर लीजिएगा, बोर्ड गेम ओथेलो। ठीक है, तो ये खेलती हैं ये, और खेलने में मशहूर थी, मतलब अब तो नहीं खेलती हैं, पर इनका नाम याद रखिएगा आप लोग सभी। और इनका नाम है दोस्तों, इनका नाम है केन तनाका। ठीक है, केन तनाका जो है इनका नाम है, और ये 2 जनवरी 1903 ईस्वी को जन्मी है और ये अभी तक जीवित हैं, 116 साल की हो चुकी हैं और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी रखा गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, सबसे वृद्ध महिला का नाम पूछ सकते हैं, कितने वर्ष की ये पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके बैंक में भी ऐसे बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एसएससी में भी पूछ सकता है और रेलवे में तो अभी करंट जो भी क्वेश्चन मिलता है वो देखो पूछ लिया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छी तैयारी रखिएगा, क्योंकि अभी ग्रुप डी का भी एग्जाम आ चुका है। ठीक है, आज से उसका फॉर्म का लिंक एक्टिवेट होने वाला था। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब फॉर्म तो बहुत सारे आ चुके हैं, बिहार से लेकर सेंट्रल तक। तो आप लोगों के ऊपर है कि इस बहती गंगा में हाथ धोने का। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 12 विभिन्न परियोजनाओं की आर्थिक सहायता को मंजूरी दी है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेरा थंबनेल क्वेश्चन भी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में, दोस्तों आंसर है दोस्तों नोट कर लीजिएगा, 10 लाख करोड़ की मंजूरी दे दी है, जिसमें कि 12, जी हाँ 12 अलग अलग परियोजनाओं के आर्थिक सहायता की मंजूरी दी जाएगी। जो परियोजनाएं चल रही हैं पहले से उसको भी सहायता मिलेगी और यहाँ पे इनको भी सहायता मिलेगी जो नए परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो मोर देन 100 लाख करोड़, ये माफ कीजिएगा, ये आंसर है 10 है यहाँ पे, है ना, 10 करोड़ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 10 लाख करोड़ का यहाँ पे इनको आर्थिक सहायता दिया गया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। अब ये कैबिनेट मंत्रालय है, इन्होंने मंजूरी दे दी है। इस कैबिनेट के जो मुखिया हैं, जो कहते हैं सेंट्रल ऑफ कैबिनेट, जो है हमारे पीएम हैं नरेंद्र दास मोदी जी, और ये जो है गृह मंत्रालय से हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, तो राजनाथ सिंह जो हैं गृह मंत्री हैं, और ये जो है सुषमा स्वराज हैं जो कि विदेश मंत्री हैं, और ये जो है हमारे वित्त मंत्री हैं पी चिदम्बरम, माफ कीजिएगा अरुण जेटली। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर किस मिशन को मंजूरी दी है? तो आपको बता दें कि ये भी एक तरह से योजना ही है। तो योजनाओं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं दोस्तों, इसलिए आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा,
जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन की मंजूरी दे दी है, जिसको हम लोग नेशनल मिशन के नाम से भी जानते हैं। आंसर यहाँ पे सी होगा। और बता दें दोस्तों कि बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन की अध्यक्षता नीति आयोग करेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, नीति आयोग जो है वो इसके ऊपर जितनी भी नेशनल मिशन है इसके ऊपर जो है वो अपना अध्यक्षता करेगी, नीति आयोग के सीईओ जो हैं वो। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। अब देखिए, जो इंडियाज ड्राफ्ट नेशन एनर्जी स्टोरेज मिशन फोकस ऑन द रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक ईवी बैटरीज। ठीक है, तो इसका मेन फोकस क्या रहेगा, जो बैटरी के कॉस्ट हैं उसको रिड्यूस करने के लिए जो ईवीज बैटरी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है एग्जाम में, NESM का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा। तो एग्जाम में बोलेगा तो बता देना आप यहाँ पे नेशनल एनर्जी स्टोर मिशन। ठीक है, और ये नेशनल मिशन है एक भारत का, जो कि भारतीय कैबिनेट, सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। चलिए, किसकी अध्यक्षता में, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, और इसके नीति आयोग जो सीईओ हैं वो देख रेख करेंगे इसका। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस योजना के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में बेकार पड़ी हवाई पट्टियों को पूरी तरह से विकसित करने की 450 करोड़ रुपए की आवंटित किए गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक प्लान है, उसका नाम है उड़ान योजना। नोट कर लीजिएगा, उड़ान योजना के बारे में बहुत सारी लंबी एक लिस्ट है हमारे पास, पर इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बताया है कि इस योजना के तहत देखो देश भर में विभिन्न हिस्सों में बेकार पड़ी जो हवाई पट्टियां हैं उसको पूरी तरह से विकसित करने के लिए 450 करोड़ के रुपए की आवंटन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये जो इस योजना का नाम है, इस योजना का नाम है उड़ान योजना, जिसके तहत 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो मुख्य इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं इसको ध्यान रखिएगा। ये 14 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उदय योजना शुरू की गई थी। ठीक है, एक तो पॉइंट ये है, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था उच्च शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करना। और ये योजना जो है ये वो योजना नहीं है। ठीक है, एक मुझे माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए गलत हो गया है, सूचना यहाँ पे आ गई है। ठीक है, लिस्ट जो था मैंने कुछ और बनाया था, पर यहाँ पे आ कुछ और गया है, पर कोई बात नहीं है। ये योजना के बारे में जान लें। उदय योजना क्या है कि 14 नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी किया गया था, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षा लड़कियों के लिए प्रोत्साहित करना, और मुख्य उद्देश्य में मंच प्रदान करना जो कि लड़कियों के लिए क्षेत्र के सशक्त बनाना और बेहतर सीखने की अवसर प्रदान करना। ठीक है, ऑनलाइन पाठ्यक्रम की व्यवस्था कराना जिसमें विज्ञान, गणित और अलग शिक्षण योग्यताओं के बारे में बात करना यहाँ पे लड़कियों के लिए। और इस योजना के रूप से शिक्षा के 3 आयामों पर केंद्रित पाठ्यक्रम डिजाइन, लेन देन का आकलन करना। तो ये है दोस्तों उदय योजना। ठीक है, और आपको जो मैं बता रहा हूँ उड़ान योजना जो है उसके अंतर्गत ये क्या किया गया है, 450 करोड़ रुपए का यहाँ आवंटन किया गया है दोस्तों। 450 करोड़ का आवंटित किया गया है किसको, तो छोटे शहरों और गांवों को फायदा मिल सके। ठीक है, तो इसमें जो देश की हवाई पट्टियों को पूरी तरह से विकसित करने से इससे किसका फायदा होगा, तो छोटे शहरों का और गांवों का सबसे ज्यादा इसमें फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इस स्कीम के बारे में अगर आपको जानना है तो देखिए आप लोगों को बता देता हूं कि थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिएगा। अब मैं ऊपर से ही बताऊंगा कि ज़्यादा आपको मतलब डीपली नहीं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो ये जो योजना है दोस्तों उड़ान योजना, ठीक है, इस योजना में 1 घंटे की हवाई यात्रा महज 2,500 रुपये में कर सकेंगे। पहला इसका मकसद यही है कि 2,500 रुपये में आप 1 घंटे की हवाई यात्रा कर सकेंगे। एक ये हुआ, कुछ लोगों को हवाई यात्रा करना महज सपना ही रह जाता है, इसलिए इस योजना के तहत आम लोगों को हवाई यात्रा करने में आसानी होगी और उनका सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, इस योजना का जो लक्ष्य है दोस्तों कि आम लोगों तक हवाई यात्रा को पहुंचाना और कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सेफ्टी का भी इंतजाम किया जा रहा है। तो ये आम लोग कौन है, जो छोटे शहर और गांव में रहते हैं, उन लोगों को ये सुविधाएं दी जाएगी और उसके लिए इतनी जो योजनाओं को आवंटित किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका उड़ान योजना। पर यहाँ पे जो योजना के बारे में हम बात किए हैं दोस्तों, ये है उदय योजना। ठीक है, जो कि 2014 का एक योजना है,
मैंने यहाँ पे उसके बारे में लिख दिया है। तो लोग कोई बात नहीं, नॉलेज कभी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग, उदय योजना पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो प्रश्न नंबर 7 है, ये CEA के ने किस राज्य में कीरू पनबिजली परियोजना के लिए 624 मेगावाट के निर्माण के लिए निवेश करने की अनुमति दे दी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका आंसर कीजिएगा CCEA यानी कि आपका CCEA जो है इसने परमिशन दिया है कि 624 मेगावाट का बिजली जो है कीरू हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस स्टेट में लागू होना चाहिए। तो आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की जो कैबिनेट समिति है उसी को कहते हैं CCEA, ठीक है। ने भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में मेजर्स चिनाब वैली को लेकर पावर प्रोजेक्ट पर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कीरू पनबिजली परियोजना के लिए 624 मेगावाट के निर्माण का यहाँ पे घोषणा कर दिया है। और इसके लिए दोस्तों 4287.59 करोड़ की लागत लगने जा रही है। तो डेटा नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो CCEA जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ होने जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। इतनी लागत लगेगी 4287 करोड़, समझिए, मान के चलिए एक डेटा है, ठीक है। और कितनी बिजली का उत्पन्न होगा, तो 624 मेगावाट का यहाँ बिजली उत्पन्न होगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो कीरू हाइड्रोलिक। इतना सारा जो टॉपिक है, इस पे पॉइंट है, ये याद रखिएगा, तो क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटने जा रहा है। अब देखो जम्मू कश्मीर की बात है, तो ये है जम्मू कश्मीर की वैली, जिसके लिए भारत और पाकिस्तान अक्सर लड़ते हैं। इतना सुंदर नज़ारा अगर किसी का होगा तो कोई क्यों जाने देगा इस देश को अपने से, ठीक है। तो ये इसके लिए युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। वैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पूछ सकता है कि गवर्नर कौन है, तो सत्यपाल मलिक हैं। और इसकी पॉपुलेशन पूछ सकता है एग्जाम में, तो 1.25 करोड़ है, ठीक है। सिर्फ 1 करोड़ की जनसंख्या, लगभग 1.25 करोड़ की जम्मू कश्मीर की। और ये हमारे देश के उत्तरी एरिया में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जो कि लोकेटेड है हिमालय माउंटेन के पास में, कह सकते हैं। यहाँ से भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है और चाइना का भी बॉर्डर लगता है, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कहता है कि कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाली 390 दवाओं की नई MRP किसने जारी की है। तो ये है दोस्तों NPPA, नोट कर लीजिएगा, 390 दवाओं की MRP जारी की है NPPA ने, ठीक है। तो अब NPPA क्या है इसके बारे में बता दें कि ये है राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण, जो कि हाल ही में कैंसर के उपचार में उपयोग होने वाले 390 है ना 390 दवाओं की नई MRP जारी कर दी है। और इन दवाओं में MRP में 87% की कटौती भी की गई है। तो ये एक अच्छी बात है, गिरावट हुई है कैंसर के दवाओं पे। तो बहुत सारे मरीज जो हैं इसकी दवाइयाँ नहीं खरीद पाते थे महंगे होने के चलते, और अब 87%, एक बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है जो कि इसका रेट कम हो गया है इन सब दवाइयों का। तो कितने दवाइयों का, तो 390 दवाइयों का। तो ये एक अच्छी बात है देश के लिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है NPPA का, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ठीक है, जिन्होंने 87% जो है ये दवाओं के दाम जो MRP है वो घटा दिए हैं 390 दवाओं के, ओके। यहाँ से इसका वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, यहाँ से जाके हर दवाओं के बारे में पता भी लगा सकते हैं। इसकी जो फाउंडेशन हुई थी ये 29 अगस्त 1997 में हुई थी। इसका जो जुरिडिक्शन है वो इंडिया का ही है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इस एजेंसी के चेयरपर्सन है सौरभ सिंह, वो एजेंसी के एग्जीक्यूटिव भी रह चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ओके। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है कि NCDC माफ कीजिएगा NCDC के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर सुनील गुप्ता को दिल्ली के किस अस्पताल का नया चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे सुनील गुप्ता जो है ये बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। तो ये NCDC के नए डॉक्टर बनाए गए हैं। तो कौन सा हॉस्पिटल है, तो सफदरगंज के हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कि सफदरजंग ने हाल ही में NCDC के अतिरिक्त निदेशक जो डॉक्टर सुनील गुप्ता हैं उनको दिल्ली के सफदरगंज का अस्पताल का नया चिकित्सा अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। और ये अस्पताल में अपना पद आज से ही ग्रहण करेंगे, यानी कि 12 मार्च से, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए ये सफदरजंग जो है वो दिल्ली में पड़ता है, ठीक है।
तो दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके लिए एग्जाम में। तो इसका एरिया पूछ सकता है, कितने एरिया में फैला हुआ है, भूगोल में क्वेश्चन पूछता ही है हर स्टेट का। तो ये 1484 किलोमीटर स्क्वायर में है पूरा दिल्ली, और पॉपुलेशन जो है इसकी 1.9 करोड़ की है, जो कि 2011-12 की जनगणना के अनुसार। और अभी इसके फिलहाल जो चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है लाल किले का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का ये, कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो पुलवामा अटैक हुआ था उस वार्ता को लेकर किस देश के मंत्री जो हैं भारत के दौरे पर आ रहे हैं इन दोनों देशों के तनाव को कम करने के लिए। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इनको आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि तनाव कम करने से कोई हल नहीं निकलता है। वो आए मार के चले गए, ये गए मार के चले गए, ये तो हमेशा होता रहेगा। ये जो बाहर से लोग आएंगे ये लोग आके सिर्फ यहाँ पे अपना फ़ायदा ही देखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, वैसे इनका नाम जान लेते हैं। वो है दोस्तों सऊदी अरब के सलमान, जो कि आ रहे हैं भारत और पाकिस्तान के तनाव को कम करने के लिए। और आपको बता दें कि सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल, और जो किंग हैं वो है सलमान, ठीक है। तो आज के इस पूरे सिनारियो में दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहें इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स में, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, जहाँ जहाँ ग्रुप हैं वहाँ शेयर कर दीजिएगा। उससे क्या मेरा कोई फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा होने वाला है कि आपके जो दोस्त हैं, जानकार हैं, वो भी इस वीडियो को देखेंगे और उनको ये फ़ायदा हो सकेगा। चलिए आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बनने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल आपसे 13 मार्च के करंट अफेयर में।